देखिए आज से हजारों साल पहले का टाइम था और उस टाइम पे करेंसी जो थी वो नहीं होती थी। उस टाइम पे लोग बार्टर सिस्टम करते थे, मतलब कि किसी के पास अगर टमाटर है, उसको चावल की जरूरत है, तो उसने जिसके पास चावल है उसको टमाटर देके चावल ले लिया। इसी तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से लोग गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे उस टाइम पे। तो अब होता क्या है कि ये जो तरीका ये लोग यूज कर रहे थे बार्टर सिस्टम वाला, इसमें छोटे अमाउंट पे लेन देन करना तो ठीक था, लेकिन जब बड़े अमाउंट में डील करना होता था तो दिक्कत आती है। ये जो टमाटर है, चावल है, ये सारी चीजें हैं, तो ये कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती थी। तो लोगों के पास बड़े और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद लोगों ने इसका भी सोल्यूशन निकाला। उन्होंने ऐसी चीज में डील करना चालू किया जो खराब ना हो, जैसे वैल्यूएबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसमें ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो इसके बाद होने क्या लगा कि आप इसको संभाल के रख लो और जितना मर्जी टाइम तक के लिए रखो, ये खराब तो होगा नहीं। तो लोग इसको संभाल के रखते थे और अपनी जरूरत के हिसाब से जिस चीज की जरूरत होती थी इसको देके उसकी जगह वो चीज ले लेते थे। और इसमें लीडिया ने क्या किया कि इसने गोल्ड, सिल्वर, इन सब के कॉइन्स बना दिए ताकि लोग आसानी से ट्रेड कर सके। तो ये जो स्टेप लिया लीडिया ने, इसके बाद सोने, चांदी, इनके जो सिक्के होते थे ये चलन में आने लगे। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। जैसे जब लोग ट्रैवल करते थे और लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते थे और बहुत बड़ा ट्रेड करना होता था, तो ये जो गोल्ड, सिल्वर है, ये काफी भारी होते थे। इनको मैनेज करना, रास्ते में चोरी से बचा के रखना और अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना, इसमें दिक्कत आती थी। तो टाइम के साथ साथ ये जो दिक्कत थी इसका भी लोगों ने सोल्यूशन निकालना चालू किया। मान लो किसी को दिल्ली से मुंबई जाना गोल्ड लेके, तो दिल्ली के अंदर कोई व्यापारी है, उसको ढूंढ लेते थे लोग और उससे कहते थे कि देखो हमें इतना सारा सोना लेके ट्रैवल नहीं करना है, आप ही हमारा गोल्ड जो है ये अपने पास रख लो। जब हम मुंबई पहुंच जाएंगे तो आप मुंबई में आपके जो जानने वाले व्यापारी हैं उसको बोल देना, वो हमें वहां पे पहुंचने पे सेम अमाउंट का गोल्ड वहां पे दे देगा और आपका जो बनेगा वो आप ले लेना। तो ऐसे केस में क्या होता था कि दिल्ली के अंदर जो व्यापारी था वो सोना रख के एक पेपर पे मोहर और साइन करके आपको दे देता था। फिर आप वो पेपर लेके मुंबई पहुंचते थे और मुंबई पहुंचने के बाद वो जो पेपर था जिसपे स्टैंप और साइन लगा के उस व्यापारी ने दिया था, वो आप मुंबई के व्यापारी को दिखाओ और वहां से सोना ले लो। रास्ते की जो गोल्ड की और सिल्वर की चिंता करनी होती थी वो इससे खत्म हो जाती थी। आजकल का जो आपने हवाला का काम सुना होगा वो भी इसी पुराने सिस्टम पे बेस्ड है। और ये जो साइन और स्टैंप लग के पेपर मिलता था गोल्ड के बदले, आगे चल के यही करेंसी बनता है। ये जो आज भी आप नोट पे लिखा हुआ देखते हो कि मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं, ये यही तो है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि आज की डेट में अगर 500 का नोट है तो उसको गोल्ड में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, खरीद सकते हैं जाके जो भी रेट चल रहा होगा, लेकिन वो कन्वर्टेबल तो नहीं है। तो देखिए अभी आगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए उस पर्टिकुलर टाइम पे इस तरीके से लोग ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था ये अनऑर्गेनाइज था। एक आदमी दूसरे आदमी पे बस ट्रस्ट करके काम कर रहा था। तो बहुत सारे लूप होल थे इसमें। धीरे धीरे इसको ऑर्गेनाइज करने की तरफ ध्यान दिया गया और सबसे पहले ईयर 1154 में चाइना के अंदर एक आदमी था वेनयान लियांग। इसने चाइना की अथॉरिटी के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। इसने क्या किया, इसने चाइना के अंदर इसी काम के लिए बैंक बना दिए। चाइना के अंदर लोग बैंक के अंदर जाते थे, अपना गोल्ड जमा करते थे और उसके बदले एक बैंक नोट ले आते थे। तो जब ये होने लगा तो जो लोग ट्रेड करते थे उनकी टेंशन दूर हो गई थी। उनको अब सोना ले लेके घूमने की जरूरत नहीं थी। उनको पता था कि उनके पास बैंक का नोट है, जब भी वो चाहेंगे बैंक में जाके सोना अपना ले लेंगे। उनको बस बैंक नोट के अंदर ट्रेड करना होता था। तो देखिए उस टाइम पे इस तरीके का जो ट्रेड था वो स्टार्ट हो गया था। ये वो नोट है जो उस टाइम पे यूज होता था। अब इसके बाद 13वीं सेंचुरी के करीब यूरोप से मार्को पोलो चाइना पहुंचते हैं और वहां पे ये जो पूरा सिस्टम चल रहा था नोट वाला, इसको देख के काफी इंप्रेस होते हैं। वापस यूरोप में आते हैं और यूरोप के अंदर भी यही पेपर वाला सिस्टम इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब पूरे यूरोप के अंदर भी लोग पेपर, जिसको करेंसी बोला गया, इसमें ट्रेड करने लगे। धीरे धीरे बाकी जगह भी पेपर करेंसी का यूज होने लगा। लोग अपना गोल्ड, सिल्वर ये सारा बैंक में रख के टेंशन फ्री होके पेपर करेंसी के थ्रू ट्रेड कर रहे थे। और यूरोप जो था, यूरोप के अंदर इन्होंने अपनी करेंसी को नाम दिया था पाउंड स्टर्लिंग। इसमें हर चीज प्री डिफाइन कर दी गई थी कि एक स्टर्लिंग है तो उसके बदले में कितना गोल्ड मिलेगा। जैसे उस टाइम की बात करूं तो मैं एक स्टर्लिंग में करीब 7.3 ग्राम गोल्ड मिल रहा था। मतलब कि अगर आपकी जेब में 150 पाउंड स्टर्लिंग है तो करीब 1 केजी से ज्यादा सोना लेके आप घूम रहे हो अपनी जेब में, वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री। ये ईयर वाइज पूरा चार्ट है कि स्टर्लिंग किस ईयर में कितना गोल्ड और सिल्वर देता था। तो इसी तरीके से बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने भी अपना सिस्टम अपने देश के अंदर बना रखा था। अब देश के अंदर तो ट्रेड हो रहा था, लेकिन जो कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड नहीं कर रही थी। तो इस चीज को इंटरनेशनली भी लाया गया। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही थी तो वहां पे भी इसी पेपर करेंसी का यूज किया गया। देश अपने अपने नोट और करेंसी लेके इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने लगे। जैसे चाइना वाले अपना युआन देके यूरोप से सामान मंगा लेते थे और यूरोप वाले
अपना पाउंड स्टर्लिंग देके चाइना से सामान मंगा लेते थे और किसी भी देश को कोई टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि पेपर करेंसी में जो ये ट्रेड करते थे आपस में, एट द एंड इनको उसके बदले में गोल्ड मिल जाता था। और ये जो ट्रेड का पूरा सिस्टम बना, इस चीज से इतनी ज्यादा आसानी हुई कि पूरे वर्ल्ड का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ गया। तो बेसिकली सारा जो ट्रेड हो रहा था, नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, वो हो गोल्ड में ही रहा था, लेकिन एक पीस ऑफ पेपर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिसको करेंसी नाम दे दिया गया था। लेकिन कोई भी कंट्री हो उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितना उसके पास गोल्ड था, जिसको द गोल्ड स्टैंडर्ड बोला गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपनी कंट्री में ज्यादा चीजें बाहर से खरीद के लानी है तो आपके पास करेंसी होनी चाहिए, और करेंसी आप उतनी ही छाप सकते हो जितना आपके पास गोल्ड है। तो जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड, उस कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेज। तो इसको अगर आप उल्टा भी करो तो जो कंट्री ज्यादा गुड्स एंड रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेगी उसके पास ज्यादा करेंसी आएगी, मतलब कि ज्यादा गोल्ड होगा उस कंट्री के पास। अब इसके बाद 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूके जो था वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा था और दुनिया को अलग अलग चीजें बना बना के भेज रहा था। उसके पास ज्यादा करेंसी यानी कि ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया था। यूके के जो गोल्ड के भंडार थे वो बहुत बढ़ने लगे थे और यूके की जो करेंसी थी स्टर्लिंग, वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी बनने लगी थी और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग घूमने लगा था। लोग इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करने लगे थे। जैसे आज की डेट में यूएस डॉलर है, उस टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग इतना चलता था। पूरी दुनिया के देश जितना मिलकर ट्रेड करते थे उसमें से 60% ट्रेड जो था वो पाउंड स्टर्लिंग में होता था। और कुछ कंट्रीज ने तो गोल्ड को संभाल के रखने की बजाय पाउंड स्टर्लिंग जो था वो संभाल के रखने लगे, क्योंकि गोल्ड के कंपैरेटिवली जो पेपर करेंसी थी उसको संभाल के रखना, उसका रिजर्व बनाना, उसमें ज्यादा आसानी होती थी। और इसके बाद ईयर स्टार्ट होता है 1913। ये वो टाइम था जब सारे समीकरण चेंज होने लगते